आज की वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि हमें इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, एल्गी, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और कुछ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें पिगमेंट्स होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है इनके अंदर, पिगमेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसा एक पिगमेंट होता है। ये सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एल्गी और प्लांट जो है वो लाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में होती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होते हैं। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ग्लूकोज की फॉर्म में। ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ग्रीन एल्गी की कार्बोहाइड्रेट कुछ और होती है, बैक्टीरिया की कुछ और होती है, और प्लांट्स की कुछ और होती है। ये जो प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लांट्स में एक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओवल स्ट्रक्चर होता है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में दो मेजर फेजेस होते हैं। ये जो दो मेजर फेजेस होते हैं इनमें से पहले वाले फेज को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में मौजूद थाइलोकाइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसमें डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं एटीपी और NADPH2, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज़ होते हैं। और इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा वो वाला एरिया है जो जहाँ पे मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, जहाँ पे ग्रैनुलर पार्ट्स होते हैं, जो लिक्विड मटेरियल होता है क्लोरोप्लास्ट का ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। और जो थाइलोकॉइड है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये मैं अभी आपको दिखा दूँगी। ओवरऑल इक्वेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, लाइट है, क्लोरोफिल है, और ये सब चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं? ग्लूकोज बना रही हैं। ग्लूकोज में हमारे पास क्या-क्या है? C6H12O6। साथ में हमारे पास क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मिली है हमें प्रोडक्ट के तौर पे, और वाटर मिला है प्रोडक्ट के तौर पे। तो ये ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन थी। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो ये हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, फिर उसके बाद हमें इनर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये वाली। फिर दो मेम्ब्रेन के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो हिस्सा है वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये वाला हिस्सा, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये स्टोमा है। और अभी मैं इसे क्लियर करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ स्टैक मुख्तलिफ जैसे डिस्क होती है ना, आप लोगों के पास मुख्तलिफ सिक्के होते हैं, डिस्क फॉर्म में एक पाइल बना लेती हैं, और इस पूरे पाइल को हम कहते हैं ग्रेनम। और एक ग्रेनम, दूसरा ग्रेनम, तीसरा ग्रेनम, ये 3 ग्रेनम, 4-5 ग्रेनम, इनको हम कहते हैं मोर देन वन इज इक्वल टू ग्रेनम, सिंगुलर ग्रेनम और प्लूरल ग्रेनम। ओके, देन ये जो हमारे पास साइट ऑफ थाइलोकॉइड, ये थाइलोकॉइड है, ये यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा, ये इन एरियाज़ में लाइट रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी एक एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल से दूसरे एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल में। ये वाला पोर्शन है, दिस वन, ये स्ट्रोमा है।
ये वाला पोर्शन जो है ये स्टोमा का। इसके अलावा जो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए भी होता है, इसका अपना डीएनए होता है और इसके पास अपना राइबोसोम होता है, यानी कि अपनी प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है और ये अपना डीएनए की मदद से अपनी प्रोटीन सिंथेसिस और एक क्लोरोप्लास्ट से 2 क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फोटोसिंथेसिस। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें स्टार्च ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं। थाइलेकोइड के अंदर एक इनर स्पेस होती है, थाइलेकोइड के अंदर एक इनर स्पेस होती है, जैसे थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो स्पेस है इसे ल्यूमन कहते हैं। ये दूसरा स्टैक है, फिर इसकी भी 2 मेम्ब्रेन होंगी, फिर ये तीसरा स्टैक है, फिर ये चौथा स्टैक है। इस तरह का ये जो स्टैक है इनके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन है जिसे हम ल्यूमन का नाम देते हैं। ओके, देन स्ट्रोमल लैमेलाई। स्ट्रोमल लैमेलाई क्या है? दो स्ट्रोमा को जोड़ने वाले, ये जो 2 स्ट्रोमा को जोड़ने वाले, ये एक ग्रेनम है और ये दूसरा ग्रेनम है। इसको जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इंटरग्रेनल लैमेलाई भी कहते हैं या फिर इसको स्ट्रोमल लैमेलाई भी कहते हैं। ये 2 जो जुड़े हुए हैं आपस में, ये 2 ग्रेनम आपस में जुड़े हुए हैं स्ट्रोमल लैमेलाई के तहत। तो इसके अलावा ये इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम है वो इसलिए है क्योंकि इनके पास जो डीएनए और राइबोसोम है वो इसलिए है क्योंकि ये पहले एक ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिससे एक दूसरे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ने इंगल्फ कर लिया अपनी कार्बोहाइड्रेट की नीड को पूरा करने के लिए। तो ये फिर उसके साथ म्यूचुअलिज्म के तहत ये जो है उसके साथ स्टे किया और फिर ये स्टे जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया और फिर इसने जो है वो उस हेटेरोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की क्या करना शुरू कर दी, नीड्स पूरा करना शुरू कर दी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में और खुद उसने जो है वो शेल्टर हासिल किया। इसके अलावा ये इस बात का भी सबूत इससे भी मिलता है कि इसके पास जो राइबोसोम होता है वो 70 S का होता है और जो बैक्टीरिया होते हैं उनका राइबोसोम भी 70 S का होता है और जो इसका डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता और इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है जो एक यूकैरियोट में जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। तो ये जो है ये एक सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस है इसकी और सेल में इसकी सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस है और ये अपनी रेप्लिकेशन भी कर सकता है, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है और ये अपनी रेप्लिकेशन भी कर सकता है। ये 1 से 2 में प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड हो सकता है। अगर फोटोसिंथेसिस किसी पत्ते में ज़्यादा हो रही है, किसी लीफ में ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं क्वांटिटी में और वहाँ पे कम है तो ये फिर इटसेल्फ खुद 1 से 2 में और 2 से 4 में डिवाइड होता है। ये उस वक्त का इंतज़ार नहीं करता कि सेल कब 2 में डिवाइड हो, ये खुद ब खुद अपनी तादाद बढ़ा देता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पायरेशन ऐसे सेल्स में होता है जहाँ पे रेस्पायरेशन होती है और अगर किसी सेल को रेस्पायरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है या उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो वो 1 से 2 और 2 से 4 में खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है। तो ये आज का टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे जो फोटोसिंथेसिस के मुताल्लिक़ ही होगा।